बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम है हमारा स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए थोड़े से कुछ ऐसे नुस्खे, मुझे लगता है ड्राइनेस की वजह से जो लोगों को बहुत परेशानी होती है, कोहनियाँ काली हो जाती हैं, घुटने काले हो जाते हैं, ये जो क्या कहते हैं, नकल्स कहते हैं आप, उंगलियों के कोने, सारी जो डार्क जगह जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, स्पेशली जो उंगलियाँ होती हैं ना, इस जगह पे जो पोरे होते हैं, ये जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको हीट पड़ती है, तो हीट की वजह से भी जगह बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। और जब सर्दियाँ हो और ड्राइनेस हो तो फिर उंगलियाँ बहुत बुरी लगती हैं। हर वक्त आप अगर अपनी केयर कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र कर रहे हैं, ऑयल की अच्छी मसाज करें तो हाथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो भी जाता है, अदरवाइज़ आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि जब आप हैंड वॉश करें अच्छी तरीके से सुबह, तो साइड पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखें, तो वहाँ पे फ़ौरन अपने हाथों में लगा लें ताकि सर्दियों की जो ड्राइनेस है उससे थोड़ी सी बचत हो सके। मैं तो अगर बिल्कुल छोड़ दूँ मॉइस्चराइज़र तो मेरी स्किन बहुत ड्राई, मेरे तो ये हाथ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, मेरे हाथ और मेरे पैर मेरे चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल करना पड़ता है। उसी तरह जिन लोगों की भी ड्राई स्किन होती है उनको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपनी ड्राई स्किन को लेकर, स्पेशली विंटर्स के मौसम में। तो अब विंटर्स ये है, लोगों ने अपने स्वेट के, वेलवेट के जोड़े निकाल लिए, मैंने भी निकाल लिए। तो अब हम आज वो सारी बातें करेंगे जो ड्राई स्किन से रिलेटेड है, मतलब कोहनियाँ जिनकी काली हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हाफ स्लीव्स पहने या ऐसे बुरा लगता है आपके हाथ काले हों। मर्दों के भी होते हैं, बहुत से भाई हैं टी शर्ट्स पहनते हैं, उनकी कोहनियाँ अलग से काली, ऐसा लगता है काली कोई पत्थर ईंट पड़ी हुई है, तो इतना गंदा लगता है, अब उसको झावों से भी नहीं मली जा सकती। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से ठीक हो सकती हैं, इसके क्या इलाज हैं, इसके क्या तरीके हैं। हमारे पास हर्बलिस्ट है नईमा जी, बहुत अच्छा उनको जो है ना बताना आता है, आपको समझाना आता है। और नईमा जी को मैं यहाँ पे दावत दूँगी क्योंकि आजकल तो आप लोग नईमा जी के बड़े फ़ैन हो गए। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल। ले आई हैं स्वेटर आप भी आज? मैं भी ले आई हूँ। ये अच्छा किया। अच्छा जी, तो आज हम सर्दियों के ऊपर बात करेंगे। काली कोहनियाँ, बच्चियाँ, बच्चों के काले घुटने, मेरे जो भाई हजरात हैं जितने, उनकी जो काली कोहनियाँ गंदी उनको तंग करती हैं, टी शर्ट्स के साथ बहुत बुरी मैच नहीं करती है, मैच ही नहीं करती। हाँ, तो वो, और ये जो उंगलियों के पोरे काले हो जाते हैं ना नईमा जी, है ना, ये ज्यादातर औरतों को कुकिंग की वजह से शिकायत होती है, बर्तन धोने की वजह से भी हो जाती है, ज्यादा पानी में हाथ रखने से होती है। अच्छा, पानी में हाथ रखने से, पानी में ज्यादा बर्तन धोने से, किचन का काम करने से, सफाइयाँ करने से, क्योंकि आप नोट करेंगे ना, जैसे हमारी जो खास तौर पे जो वर्कर्स हैं या मेड्स हैं, आप उनके देखेंगे उनकी जो उम्र उनकी इतनी नहीं होती, लेकिन जो उनकी स्किन है ना, खास तौर पे हाथ और पाँव जिसमें ज्यादा उनका पानी का इस्तेमाल होता है, वो वैसे ही रिंकल वाली और बूढ़ी बूढ़ी स्किन लगती है। अच्छा। ज्यादा पानी, और वैसे ये कि पानी वो बेचारी पीती नहीं है, हम भी, आप भी, पानी तो वैसे सर्दियाँ आते ही हम पानी वैसे ही कम कर देते हैं। तो जब ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस से ही ये नकल्स ज्यादा जो है वो डार्क होते हैं, स्किन डार्क हो जाती है सारी। अच्छा। जब स्किन डार्क होती है तो पूरी स्किन पे देखिए हमारा एक थोड़ा सा जो एरिया जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं वो वाला हिस्सा थोड़ा सा हमारा डार्क होता है, चाहे वो हमारी एल्बो है, ये है, नकल्स हैं, कोई भी है, जिस तरह हमारे टखने हैं, घुटने हैं, कोई भी, तो ये हिस्सा थोड़ा सा हमारा डार्क है क्योंकि इसमें एक ये थोड़ा सा वेलवेटी कुशन होता है। अच्छा। जो स्किन इधर ना इकट्ठी होती है, स्किन बेंड करते हैं, तो ये फिर हमें मूवमेंट में हमें तो नईमा जी, ये इसके लिए भी एक्सफोलिएशंस वगैरह होती है सर्दियों में? डेफिनेटली एक्सफोलिएशंस वगैरह होती है। मैं पहले तो आप नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतना पसंद किया, और आपका शो माशाल्लाह पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है। आपका देखे, मैं आपको बताती हूँ, जिसका काम अच्छा हो ना उसको अल्लाह इज्जत देता ही देता है। मैंने ये देखा है, जो मेहनत करता है और जिसकी नीयत साफ हो, जो ईमानदार हो, ठीक है, मुखलिस हो। आजकल ये सारी चीज़ें तो नहीं पाई जाती लोगों में, देखे ना, वरना ईंट उठाओ हर्बलिस्ट निकलता है, ईंट उठाओ हकीम निकलता है, ईंट उठाओ डॉक्टर निकलता है। पहले डिजाइनर निकलते थे, पहले डिजाइनर, एक टाइम आता है कि ये फलां चीजें, बस मेरा यही है कि मेरे अंदर जो सही मुखलिस है, जो सही बात करेगा, हक की बात करेगा, सही समझाएगा, जिसकी नॉलेज है, जिसकी रिसर्च है, उसकी ईमानदारी के साथ उसने मशहूर होना ही होना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने उसको इज्जत देनी ही देनी है। अल्लाह का शुक्र, आप उन लोगों में से ही हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं कहती हूँ, एक तो आपका शो माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, मेरी वीडियोस को पूरी दुनिया से सराहा जा रहा है, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों की। और मेरा ये, मैंने आती आप लोगों को बताया था कि मैं रिसर्च करती हूँ। हाँ, एक चीज़ आपने बता दी है, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मेरे किसी ने भी मुझे, छोटे ने बड़े ने,
किसी ने भी बता दी। वैसे तो मेरी नानी माँ के टोटके मेरे पास ज्यादा हैं, वाह। तो हाँ जी, मेरी नानी माँ के टोटके मेरे पास ज्यादा, तो उनमें मैंने रिसर्च की है। अच्छा। रिसर्च करके, रिसर्च वर्क है मेरा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर। तो फिर ये रिसर्च मैंने जो हकीकत आप लोगों के सामने रखी, आप लोगों ने उसको। आपके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं आपके साथ। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो कुछ है ना मैं आपको बताऊं उनकी बरकत है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। सामने बैठे आज भी खुश हो गए, आज तो खून भी बढ़ गया, जाके ब्लड टेस्ट करा के देखिएगा, आज उसमें हार्मोन्स लव के भरे होंगे। मैं बता रही, आज मैं अपने हस्बैंड का, आपने वो कुदरती जिक्र भी कर दिया, मैं अपने हस्बैंड का स्पेशल सीरम लेके आई, मैं इनके लिए बनाती होती हूँ। रियली मैं इनके लिए पिछले माशाल्लाह 3 से 4 साल से बना रही खुद ही घर पे। वही बात ना, सुना था मैंने, ये है वैसे ब्राइडल सीरम के नाम से ना। बस ये आप मुझे अभी ब्रेक के बाद बता रही हैं, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये सीरम बताएंगे जो ये अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं। बिल्कुल। और कितना कारआमद है, ब्रेक के बाद देखते हैं इंशाल्लाह। जी। आपके हस्बैंड का जो सीरम है, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होता है पहले वो बता दीजिए, फिर हम उसको बनाना शुरू करेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, वैसे तो आपकी स्किन को ये कि एजिंग साइन जो आपके नज़र आ रहे होते हैं ना थोड़े से, उसको रिमूव करता है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर सारी नेचुरल चीज़ें डाली, नेचुरल कुदरती ऑयल डालती हूँ मैं, और इसको 15 दिन का इसका प्रोसेस है। फिर 15 दिन के बाद आप इसको पूरे 6 महीने का, पूरी सर्दियों का बना सकती हैं। ओके। है विंटर्स का सीरम? विंटर का सीरम है, लेकिन आप इसको गर्मी में भी यूज़ करें, फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बनाती क्योंकि इसका जो मौसम होता है ना, मौसम का जो ये स्पेशल, ये बहुत ही प्यारा सा जो फ्रूट है, ये जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर है, तो ये ज़रूरी होता है। ये हाँ, ये फ्रेश डालना होता है, तो इसलिए उसके ये होता है कि रिंकल्स जो है वो ख़त्म करता है, एजिंग साइन जो हमारे नज़र आ रहे होते हैं उसको ख़त्म करता है, वैसे डार्क स्पॉट जो हो जाते हैं। और फिर ये था कि विटामिन सी का हमें कहते हैं कि धूप में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इसको आप धूप छाँव आप लगाएं, क्योंकि तो इसका तो आप जो कुदरती नेचुरल बना रही हूँ, इसमें आप केमिकल तो निकाल नहीं रही। ये देखें, ये आप लोगों को देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, डेकोरेशन पीस है ना, डेकोरेशन पीस लग रहा है ना, बिल्कुल। इसको ये डेकोरेशन पीस के तौर पे ही देखिए आप रखे, और ये आपका सीरम का सीरम है। और इसमें मुझे तिल दिख रहा है, इसमें मैं बताती हूँ, इसमें गेंदे के फूल हैं, इसके अंदर गुलाब के फूल हैं, इसके अंदर ऑरेंज का पील है, इसके अंदर तिल है, इसके अंदर चावल है, और हाँ जी, इसके अंदर जोजोबा है, ये देखिए नजर आएगा, जबरदस्त जोजोबा है इसके अंदर। और सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा लिक्रिश। अच्छा। जो हम महंगी प्रोडक्ट लेते हैं वाइटनिंग के लिए, ये वाइटनिंग भी बहुत अच्छी करता है, एजिंग साइन भी खत्म करता है। ये मैं बताती हूँ कि 2 साल से लेके अपने छोटे बच्चे से लेके 100 साल तक इसको सब यूज करें। इसमें केमिकल तो है ही कोई नहीं। क्या बात है। इसमें जो हम बना के भी दिखाते हैं, ये खाली शीशी में आप ये देखिए, ये आप लोगों ने अगर ये देख लिया, इसको देखिए गौर से, अभी आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगी इसको, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये आपके पास ये इम्पेटे जार है, ये देखिए खाली बोतल है। इस खाली बोतल के अंदर विटामिन सी जो है, आप ये मैं हर शो में बताती हूँ कि ये ना एक्सक्यूज करें कि हमारे पास ऑरेंज नहीं है तो हम क्या करें। ऑरेंज नहीं है तो आप ये ले लें। अच्छा, इसमें भी विटामिन सी, जी, ग्रेप फ्रूट। अगर ये नहीं है तो लेमन ले लें। ओके, इन सब में सोर्स है सारा विटामिन सी का सोर्स। ठीक है, ये देखें, अभी हम जल्दी अपना काम करेंगे ताकि आप लोग, अभी पता है क्या, शादियों का सीजन है, ये ब्राइडल सीरम भी है। हाँ, ये ब्राइडल हमें छिलके चाहिए, हमें छिलके चाहिए, हमें इसके अंदर का पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा। ये आप मेरी हेल्प करें, इसके अंदर आप गुलाब डालें, ठीक है। ये इसके अंदर फ्रेश गुलाब जाएगा, फ्रेश इसके अंदर ऑरेंज की बेल, हाँ डालें। ओके, हाँ, क्योंकि टाइम कम होता है, बातें मेरे पास बहुत ज़्यादा है, रेमेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ना। कितना को पूरा एक फूल डाल दूँ? आधा डाल दे, इसके लिए आधा काफ़ी होगा। और ये देखिए, ये गेंदे के फूल हैं, ड्राई हैं मेरे पास, अगर फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ले लें, ठीक है। ये देखें, शादियों का सीजन है यार, आजकल सारी चीज़ें मिलेंगी, और मैं कहती हूँ कि दुल्हन की दोस्त, बहनें, भाई, माँ, गुलाब लें, ठीक है। हिबिस्कस मेरे पास ये देखिए फ्रेश है, इसका भी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कारआमद एंटी एजिंग सीरम अभी लाइव शो में, फिजा के शो में अभी आप लोग देखेंगे। ये देखें, ये इसके अंदर ये चला गया है, ओके, ये आपने थोड़ी सी हेल्प करें, ये जोजोबा चला गया इसके अंदर, ठीक है। जोजोबा, ये सारी चीज़ें, जोजोबा आपने एक डालना है? नहीं, इसके मुताबिक अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप 4 डालें, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये 4 डालें आप। ये वर्स है, ये सस्ता वर्जन है ज़ाफ़रान का। अच्छा। महरम ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं? ज़ाफ़रान भी डालें, अगर अफोर्ड करते हैं तो ज़ाफ़रान भी डालें, ठीक है। अच्छा, शक्ल तो बिल्कुल वैसी है। क्या कहते हैं इसको? वर्स, इसके ऊपर मेंशन भी होगा, वर्स, ठीक है। और ये देखिए, ये तेल, ये एंटी एजिंग, हमारी स्किन की जो थोड़ी बहुत हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेटरी इसको बोलते हैं, थोड़ी सी इधर पफीनेस हो जाती है, ये उसको ख़त्म करता है।
ये देखिए ये मैंने छोटा तेल चाय डाल का दिया, चम्मच छोटा आपने चाय का भर के डाला, चम्मच ये ठीक है। तेल डाल दिए हैं। फिर क्या कहते हैं चावल। उसको, जैपनीज ग्लो वाह, राइस, कच्चे चावल, ठीक है। ये ये देखिए अपने ये स्टार्च एक का चम्मच जो के है वो मुताबिक, अंदर- हाँ जी, ये अपना स्टार्च इसके अंदर छोड़ेंगे। ये आपने चावल डाल दिए हैं इसके अरे अंदर, वाह। ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब बिस्कस का ये फ्रेश फ्लावर डाल दिया है। ठीक है। अब आप लोगों ने अपना फेवरेट ऑयल जो आप लोगों को सूट करता है, सिर्फ आप लोगों ने जो कोकोनट ऑयल है वो यूज़ नहीं करना क्योंकि वो जम जाता है। अच्छा, ठीक है? कोकोनट नहीं डालना। कोकोनट नहीं डालना, ओके। हाँ कोकोनट नहीं डालना। आपने इसके अंदर डालना है, ये देखें ये है बादाम अच्छा, रोगन, इसमें दिखाना है आपने, ठीक है। रोगन जैतून है ये ओके। मेरे पास, ये देखें ये इतना सा रोगन जैतून चला गया इसके अंदर। ठीक है, सारे ऑयल आपने मिक्स करके डालने हैं। ये हेलोरोनिक की फैमिली का, मतलब ये देखें ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। हाँ ये ओके। ठीक है। ये थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन Hyaluronic का डालनी अब्बा है। कहती हूँ मैं अब्बा, इसको। मैं बिल्कुल इसका अब्बा ही है ये। वाह, हेलोरोनिक अब्बा भी चला गया इसके अंदर, ठीक है। और ये पंपकिन का जो तेल है, Seeds का तेल, ठीक सीड है। का तेल है, जो कद्दू का तेल जिसको बोलते हैं। खाने कद्दू से का भी तेल है फायदा तो लगाने कद्दू से। का तेल डालें इसके अंदर। अगर कद्दू का तेल आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोई भी ऑयल, मैंने आप लोगों को चॉइस दे दी है। अगर कोई ऑयल नहीं तो सिर्फ आप इसमें आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट वन ऑयल भी आप डाल सकते हैं। ओके। ये देखिए आप लोगों के सामने ये खूब, अच्छा, इतना डालना है, छोटी हाँ सी ये डिप टुकड़ी। हो जाएगा ना, जिस तरह अचार के ऊपर तक नहीं आ जाता हाँ, है, इसी उस तरह तरीके से। का। हाँ जी, ये कौन सा? ये बादाम का ये तेल है, बादाम, हाँ ठीक ये बादाम का तेल आ गया। चमक भी इससे आएगी। चमक आएगी इससे, ये एजिंग साइन को भी ये भी खत्म करता है। वाह। अब ये है विटामिन ई और कैस्टर ऑयल, अच्छा, मिक्स है, मिक्स है ठीक है। ये, ठीक है। ये आपने ये मिक्स डाल दी इसके अंदर, ये देखिए थिक होता है थोड़ा सा। अगर आप सुबह वुजू करने के बाद जब पानी चेहरे पे गिर रहा होता है हाँ। ना, तो सिर्फ एक एक स्पॉट इधर लगा के पूरे फेस पे अगर आप स्प्रेड कर लेना, तो मैं कहती हूँ ये एजिंग आपकी आएगी ही नहीं, विटामिन ई ऑयल और से। ये सारी चीजें सर्दियों में जज्ब भी हो जाती है, पड़ा हुआ नहीं रहता तेल ये, मुंह पे। हाँ जी, ये पड़ा हुआ जज्ब हो जाती ये है। जज्ब हो हाँ, जाती है, क्योंकि ये विंटर्स का देखिए। मौसम है ना। हाँ इसके अंदर ये आपको विंटर्स के हिसाब से बता रही है, तो ऐसे बिल्कुल जज्ब, इसकी हल्की सी मसाज करें तो जज्ब हो जाएगा। जज्ब हो जाएगा। ये देखिए ये लिक्रिश, अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए लिक्रिश स्पेशल है। लेके आई थी। मैंने कहा आप लोग देख ले, आप लोगों के सामने ही मैं ये स्किन डालूंगी। पे क्या काम करता है? ये लिक्रिश ये हमारी डार्कनेस को खत्म करता है। अच्छा, हाँ ये सफेद करता है, दूसरे लफ्जों में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चिट्टे हो जाते हैं। अच्छा, वो वाली चीज़ है ये देखिए लिक्रिश। ये लिक्रिश इसके अंदर ये वाह। डालना है, ये मुलट्ठी, ठीक है। मुलट्ठी तो वैसे भी इस मौसम में आप लोगों के पास होनी चाहिए। मुलट्ठी का ये होता है कि आप मुंह में रखें, जिस तरह जितने भी गाने वाले सिंगर हैं, हाँ, उनका उनके गला पास ठीक रहता कवाल हजरात, उनके पास ये होता है। पान में भी डाल के खाते हैं ना पान वो? में भी डाल के खाते हैं, पान भी खाते हैं वो, ताकि गला तर रहता है इसकी वजह से। अच्छा, ये देख सकते हैं ये आप। पूरी एक डली आपने डाली है? हाँ जी पूरी डली। अच्छा, और इसको फिर आपने क्या कहा था, 15 दिन तक कहा मैं रखें? बताती हूँ, ये आप देख लें, ये इसी तरीके का बन गया। ये इसका भी देख रहे हैं ना, ये कलर आया है हाँ। ऑरेंज सा। ये आज इसका 15वां दिन है। इसका एक तरीका है, बस ये आपने इसी तरीके से किया, ये इधर तक हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के हर्ब्स अब के इसको अंदर शेक और डाल वगैरह सकते कुछ हैं। नहीं करना? नहीं मैं बताती हूँ आपको, शेयर वगैरह कुछ नहीं करना। नहीं, आप लोगों शेक ने करके हमने ऐसा कुछ करना है या नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना ना, बस इसी तरह आपने इसको 15 दिन डार्क प्लेस पे रखना है। डार्क प्लेस कहाँ, मतलब? मीन्स के रूम में रख दें ओके। कि सनलाइट ना आए। अच्छा, direct। धूप में नहीं रखना? धूप में रखना नहीं है, धूप में हाँ। लगा सकते हैं इसको। ओके, ठीक है, ठीक धूप है, में धूप लगा में रखना सकते हैं। नहीं, ये ठीक है। आपका एंटी एजिंग भी है, आपका वाइटनिंग सीरम भी है, आपका इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, इसके अंदर आपका हाइलुरोनिक भी है, आपकी एजिंग साइन को भी खत्म करेगा, आपको बहुत खूबसूरत कर देगा। अरे वाह, हाँ ये शादियों का सीजन आप लोग अभी से बना के रखिए। अभी हमारी क्रिश्चियन भाइयों वो की जो इस बना हुआ है Christmas- वो थोड़ा सा ट्राई करवाइए ना। बिल्कुल, मतलब ये सर्दियों का सही वाला तोहफा है, ये सर्दियों का सही वाला हर कोई तोहफा घर है। में बना के रख सकता है। और ये डेकोरेशन पीस की तरह सजा के रखिए और इस्तेमाल कीजिए। देखिए मैं इतना कोई लिया है और इसको आपके सामने भी मसाज करती हूँ। ये देखिए आप इसको, इसकी फ्रेग्रेंस देखिए, चेक करें। हाँ, वाकई अच्छा है। हाँ ये इसमें इसको बेला, गुलाब, हर चीज की हर कितनी चीज अच्छी की खुशबू आ फ्रेग्रेंस रही है। ये देखिए ना, ये स्मेल करें इसकी, इसके अंदर आपको सारी फ्रेश, बहुत इसके अच्छा अंदर कोई केमिकल नहीं है, मजाक केमिकल के अलावा। फ्री। थोड़ी सीधे पाव पे भी लगाऊंगी, हाँ, हल्का बिल्कुल। सा। वाह वाह, इसको हम इतनी अच्छी खुशबू आ रही अब है। इसका कलर दिखा सकते हैं आप। नईमा जी, अब ये आप बता दें, जिनकी शादी होने वाली है जिनकी उनको कब कब इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल मैं करना है, ये बताती बताइए जब तक मैं पाँव पे लगा लूं। हाँ पाँव पे मजा लगाएं आ इसको। गया भाई। ड्राइनेस हो, सर्दियां हो नाजरीन, और ऐसी चीज हो और जो आपने घर पे बनाई हो, इसकी बात ही अलग है। मैं इसकी आपको बात ही बताऊं, अलग है। महंगी से महंगी क्रीम, एक बात सच्ची है ये बात, महंगी से महंगी क्रीम जो है वो असर नहीं देती आपकी स्किन पे जाके, वो जज्ब वैसे नहीं होती जिस तरीके से ये जो ऑयल के एक्सट्रैक्ट है और जिस तरह की ये सिरम्स और ये सारी चीज़ें जो आप घर पे बनाते हैं ना, इसका जो फ़ायदा होता है ना, वो आपको महंगी से महंगी क्रीम का वैसा फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए घरेलू चीज़ें जो है, घरेलू इस्तेमाल की जो भी आप अपनी चीज़ बनाते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो हर्बल होती हैं, अच्छी होती हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी,
पाँव पे तो मैंने लगा लिया लगा और लिया ये एक ना। ऐसी चीज है मुझे लगता है जिनकी शादी होने वाली है जिनकी मैं ये बताने लगी थी अभी पूरी देखिए, पूरी बॉडी में जो है ना ये इसी पूरी से बॉडी मसाज करवाए। ये पूरी बॉडी पे मसाज करे। मैं तो अपने घर में मैं बताती हूँ, नहीं मेरे बच्चे भी लगाते हैं, मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं, मैं भी खुद भी लगाती हूँ। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं रेमेडीज वगैरह करती रहती हूँ। देखिए जिस तरह ये एक हाथ मेरा डार्क है, आज कल मैंने शैम्पू बनाया था। हाँ। तो वो शैम्पू मेरी तसल्ली नहीं होती ग्लव्स वगैरह चढ़ा के, मैं हाथ से सारा काम करती हूँ। मुझे शौक है हाथ से करने का, मेरी तसल्ली हाथ से होती है। अच्छा। तो फिर ये कि रात रात में मैंने जो अब आप लोगों को स्क्रब सिखाना है ना, जो ब्राइडल स्क्रब है सॉरी, तो वो आप लोग इसको यूज करने के बाद आप सिर्फ एक ड्रॉप ये लगाएंगी ना, हाँ। या वैसे नॉर्मल फेस वॉश करने के बाद 5 टाइम लगाएं। 5 टाइम मजा आ गया। हाय 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 हाय। तो मेरी मजा आ बात गया ना। सुने, ये तो आपने तोहफा दे दिया सारी दुल्हनों को, सर्दियों की एक अच्छी सौगात होगी। एक अच्छी सौगात होगी दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए, दुल्हन की बहनों के लिए, पूरी पूरी फैमिली के लिए। आप बड़ा जार बना के रखें इसका। और मैं बताऊं जज्ब हो गया ना जज्ब, ये देखिए खत्म। कोई ऐसा नहीं है कि आपके कपड़ों में लगेगा, आप परेशान होंगे, बिल्कुल भी नहीं। पाँव भी चमक गए, मॉइस्चर भी आ अच्छा गया इसका आपके अभी अंदर। अभी मैं आपको एक और बता देती हूँ अर्जेंट। ये क्या? चलें ये देखिए, आप इसको अब जज्ब करें। अच्छा, ये गुलाब के और अर्क के ज्यादा, साथ? गुलाब के अर्क के साथ नहीं, ये पानी क्या? के साथ लाइट सा, जब आपके हाथ वेट हो ना, हाँ। थोड़े से गीले हो हाथ, उसके साथ अगर आप 1 ड्रॉप लगाएंगी ना तो आपका ग्लो ही अलग आएगा। अब देखिए चेक करें, इसका ग्लो ही अलग आएगा, ये स्किन के अंदर बिल्कुल चला जाएगा। मैं बताती हूँ सुने, ये हम सिर्फ सर में नहीं लगा सकते, है ना? हाँ, सर में मैंने ट्राई नहीं किया, लगा सकते इसमें कौन सा कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। सर में कभी ट्राई नहीं किया, ऐसे मैं आपको पता गलत बातें मैं करती नहीं। अब आप स्क्रब भी बता दें ताकि ये चीज भी हमें पता चल जाए। देखें हम जो बनाते हैं आपके सामने यहाँ पर आजमाते भी हैं, ताकि आपको बता दें कि उसके क्या क्या जो है वो इंग्रेडिएंट है और कैसे बनता है। ठीक है, जज्ब हो गया भाई, हाथ हो गया है ना जज्ब, नरम बेबी वाले। चलें अब हम बनाते हैं स्क्रब, जिनकी कोई फंक्शन आ रहा है, शादियों का वैसे खत्म हो गया, मगर हम जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं ताकि ये चीज भी एक इंग्रेडिएंट शामिल हो जाए। अच्छा, ये है शुगर, ठीक है, पिसी हुई चीनी, ठीक है। ये है आपके पास ड्राई मिल्क, ओके, ठीक है। ये जौ का आटा, जौ का आटा जो होता है, मैं कहती हूँ एक सिर्फ जौ का आटा आप सिर्फ थोड़ी सी दही में मिला के अगर आप लगा लेना, हाँ। उससे अच्छा स्क्रब, उससे अच्छा वाइटनिंग एजेंट, मैं कहती हूँ ये आपकी सारी ये पफीनेस खत्म करता है। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जौ का आटा दही में मिला के, दही में मिला के, ठीक है, ठीक है। ये है बेसन, ठीक है, हो गया। ये चावल का आटा, ठीक है। अच्छा, चावल का आटा जब भी किसी चीज़ में हो तो उसको स्क्रब करना है, मगर इतना तेजी से नहीं। एक गलती जो है ना मेरी एक दोस्त कर चुकी है, उसने अपना मुंह छील के आगे इतना रगड़ के, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल। हाँ, चावल के आटे को बहुत सॉफ्ट हाथों से स्क्रब। अच्छा देखिए, ये सीक्रेट है, ये है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सोया सॉस, ये जो चाउमीन में डलती है। आप कहेंगे ये अब नईमा जी कहाँ से ले आई? इसके अंदर कोजिक एसिड होता है। अच्छा, कोजिक एसिड होता है जो हमारी जो हमारी पिगमेंटेशन है ना उसको एड्रेस करता है। अच्छा, हाँ जी, हमारे छाइयों के लिए भी। कितना कोई डालना है? ये बस थोड़ा सा आपने डालना है, इतना डालना है कि ये सिर्फ थोड़ी सी थिक पेस्ट बन जाए। हमने पेस्ट इसी से बनाना है? सोया सॉस पेस्ट इसी से नहीं बनाना, आपने हनी भी डालना है। हनी भी डाल, ओ चमकदार मुंह है, चमकदार, हाइड्रेट होगा इससे। और थोड़ी सी कॉफी, कॉफी चीनी का तो स्क्रब मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। हाँ जी, कॉफी चीनी का मास्क तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छा है स्क्रब। ठीक है, इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से स्क्रब बना के इसको इस्तेमाल करके देखिए, और हल्के हाथों से मलिएगा, हल्के हाथों से, ज्यादती नहीं कीजिएगा अपने साथ। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। ओके, वेलकम बैक। ये जो ब्रेक से पहले हाँ यहाँ पे स्क्रब आपको दिखाया था बना के, वो देख सकते हैं आप मेरे हाथों पे, तो यहाँ पे स्क्रब लगा हुआ है और मैं मल भी रही हूँ उसको। ठीक है, इसको जब आप फेस पे मलेंगे तो मेक श्योर कि हल्के हाथों से मलेंगे, और ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी क्योंकि इसके अंदर कॉफ़ी भी है। ये जैसे ही जब आप हाथ धोएंगे तो हाथ चिट्टे चिट्टे साफ साफ प्यारे प्यारे गोरे नजर आ जाएंगे। ये ब्राइडल स्क्रब आपको मैंने बताया, आपकी नकल भी लाइट करेगा, आप फेस पे भी जरा हाथ जरा होला हाथ रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से इसके फौरन बाद जो आप लोगों ने सीरम लगाना है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता, आपने लगा के भी दिखाया। ठीक है, ये फौरन से बनने वाली है। ये देखिए, ये हिबिस्कस, ये दिखाया ये जो फूल मैंने लगाए हुए हैं, ये इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आपने फूल, ये हिबिस्कस है और ये रोज है। ये रात को मैंने गर्म पानी, उबलता हुआ पानी 4 से 5 चम्मच इसके अंदर डाल दिया, तो ये देखिए इसका सारा एक्सट्रैक्ट और इसका सारा कलर इधर आ गया। अच्छा, ये रंग छोड़ता है? जी जी, ये रंग छोड़ता है, ये आपको पिंक कर देगा। ये कुदरती आर्टिफिशियल कलर है। जी जी, ये देखिए, ये आपको ये देखिए ना इसके अंदर लेस भी, बड़ी बात है। ये देखिए इसके अंदर ये लेस नजर आ रही है, आ रही है ना, ये सारी, ये आपका ना, आप कह सकते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर कुदरती। मुझे पहली बार तो चला कि ये रंग बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट इसका ये निकाल लिया, ये फौरन से क्विक बनने वाला सीरम है। इसके अंदर हम डालेंगे
ताज़ा एलोवेरा भी डाल सकते हैं? ताज़ा एलोवेरा ना डालिएगा, उससे ये होता है कि फिर इसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल ही कम हो अच्छा, जाती है। अच्छा, ये आपको shelf फिर life फ्रिज के में लिए रखना मसला। पड़ेगा, सर्दियों में लगाते हुए ठंडा आपको फील होगा। ठीक है। ठीक है, ये 2 चम्मच आपने डाला है इसके अंदर एलोवेरा, ये छोटी चम्मच है मेरी, ये डाल दिया फ़ौरन से। थोड़ा सा आपने इसके अंदर रोज़ वाटर, थोड़ा सा माइनर सा, ठीक है। और ये विटामिन ई ऑयल है मेरा, ओके, ये भी आपने अगर आप कैप्सूल का हिसाब करें तो सिर्फ 2 कैप्सूल, ठीक है। सही है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर डालनी ग्लिसरीन, हाथ नरम ग्लिसरीन, मुलायम हो हाथ जाएंगे। नरम और मुलायम हो जाएंगे। ये देखें, ये बीकर मेरे पास होता है, सॉरी, ओके, ये आपका सीरम जो है ये बन गया है। वाह, अच्छा डिजॉल्व भी हो जाता है ये इस तरह डिजॉल्व से, हो हाँ। जाएगा, ये सेम ये कंसिस्टेंसी बन के आपके सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं, ये सीरम, ये थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? शेल्फ लाइफ इसकी 15 डेज तो खराब नहीं होता, 15 डेज बाद में फिर रिपीट कर लेते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको? नहीं, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखिए, ठीक है। जरूरत ही नहीं है ना। जब ये हम अगर डालेंगे ना इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा, हाँ। तो फ्रेश एलोवेरा से आपका ये होगा कि फ्रेश एलोवेरा वो थोड़ा सा होगा कि आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालें। अच्छा, तो ये आपका जो सीरम है, ये देखें, ये वही सीरम जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया, वाह, ये सीरम बन गया। दिखाया मुझे थोड़ा सा हाथ में, भले स्क्रब लगा हुआ है बट मैं जस्ट वांट टू सी कि इसका क्या आ रहा है। अच्छा 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 ठहरे, अच्छा, मैं ये इसे जो देती हम हूँ। बाजारी जाके खरीदते हैं ये महंगे देखें ना, महंगे सीरम, ये सीरम आप लोग दिखाएं इसको, देखें, ये नजर आ रहा है, ये आ रही है इसकी इस तरह से। ये वाह, देखिए, ये सीरम बन गया। ये आपने ये जब स्क्रब आप वॉश करेंगी ना, स्क्रब वॉश करना है, स्क्रब के बाद चाहे फेस का है, इसका आपने फौरन से ये स्क्रब करना है। ये स्किन के अंदर, कंप्लीट स्किन के अंदर चला जाएगा, आपकी जज्ब स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है। आपकी जो डार्कनेस उसको खत्म करेगा। तो ये प्लम- स्क्रब के प्लम- अलावा भी लगा सकते हैं अगर? जी जी, हम तो हर वक्त जब भी वजू किया, मुंह धोया, बस थोड़ा सा लिया और लगा लिया। ठीक खुद ही तो है। बनाते, घर की फैक्ट्री है अपनी। हाँ, घर खुद ही- में बनाए, खुद घर ही- में बनाते हैं, घर में ही ये लगाते छोटी हैं। बच्चियां भी लगा सकती हैं? जी जी, मेरी स्कूल जाने वाली बेटी मेरी बिल्कुल 10 साल की है, वो भी लगाती है, मैं भी लगाती, मेरे मियाँ भी लगाते, मेरे सारे बच्चे अब लगाते। इसके फायदे आप इस कैमरे पे बता दें, अच्छा, ताकि जो बनाएगा उसके ठीक है, फायदे भी पता ये आप लोगों को इसके फ़ायदे पता होने चाहिए कि ये इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड के तौर पे हमने की है ग्लिसरीन, और कुदरती है, आप लोगों को उठा के मैंने दिखाया, इसके अंदर जेल है, एक नेचुरल जेल है अबिस्कस के अंदर, ठीक है। अबिस्कस जो है वो आप लोगों की एक तो पफीनेस को खत्म करता है, डार्कनेस को खत्म करता है, जो ब्राउन स्पॉट, ये मुलाजमा, छाइयाँ, जो भी, अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे ना, तो आपका जो स्किन जो हाइड्रेट रहेगी, फ्रेश हो जाएगी स्किन आपकी, अच्छा। गोरी हो जाएगी, नेचुरल गोरी हो जाएगी, रंगत में भी चेंज आएगा। रंगत में तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। Fresh, ये fresh, सारा सब कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये रंगत में एकदम से आप कह लें 200% चेंज आएगा नेचुरल रेमेडीज से। वाह, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ये बन गया। मैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है तो अभी मैं आप लोगों को, अच्छा, इंजेक्शन में इस तरह हाँ, से फिल करके इसके साथ ही बॉटल में इस तरह से डाल के, तो आप इसको जो है ना, इसको रख लें। इसको रखें आप। ठीक है, नईमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। you। आज आपने तीनों चीज़ें हमें बड़े कमाल की बताई हैं, ये देख सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया, जिस तरीके से इन्होंने इसको रखना है, इसकी शेल्फ लाइफ वो बता रही है 15 दिन के लिए है। उसके अलावा ये जो स्क्रब है, ये स्क्रब हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? हफ्ते में 2 बार, 3 बार? नहीं, हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं। 3-4 बार कर सकते हैं। आपके नकल ज्यादा डार्क है, बस आपने स्किन के साथ कुश्ती नहीं करनी, ठीक है। आप जरा नरम नरम होला होला हाथ 3-4 रख के 3-4 बार कर सकते ठीक हैं। है। ये 5 टाइम करें दिन में, 10 टाइम करें, आप किसी इसमें भी कोई इशू टाइम, नहीं। कोई हाँ, मसला नहीं। वो जब भी आप हैंड वॉश करें, ये जज्ब हो जाए तो आपने 1 ड्रॉप उसका लगाना है, लगाना ब्राइडल सीरम आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच नईमा जी, बड़ा अच्छा लगा। आज की चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, मैंने Thank अभी तक you। इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। एक तो हर्बल, खुशबूदार, प्यारी, और ये वाकई आपके एक्सट्रैक्ट जितनी भी चीज़ों के निकल रहे हैं, ये जब आपकी जल्द में जाके जज्ब होंगे, लगेंगे, तो आपकी स्किन अपनी खुद आपसे बोलेगी कि मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी जवान हूँ। मैं भी जवान हूँ। टेक अ ब्रेक जी। यस, नाज़रीन, शिमला मिर्च और कीमा कभी नाम सुना है? कीमा मसाले की हांडी में भुना हुआ, ऐसे टमाटर साइड पे, ऐसे प्याज इधर लेटी हुई, शिमला मिर्च को काट के ऐसे लंबा लिटा दो उसके साइड पे, दम की हरी मिर्चें डाल के हल्का तेल छोड़े, धुनी लगा के छोड़ दो, आय हाय हाय, वो खाए मैंने। अब बात आज हमारा जो टॉपिक है वो लड़कों की तरबियत है, तो लड़कों की तरबियत के हिसाब से मैं बात बताऊँ, मेरे पास यहाँ पे कितनी टीम में लोग आते हैं, बीवी सो रही होती है, सुबह खुद पका के आ गए, क्या शिमला मिर्च कीमा बनाया, बना के बेगम के लिए भी रख के आ गए कि उन्होंने बच्चों को स्कूल के लिए उठना है, छोड़ना है, ये सारा कुछ काम करना है, क्योंकि अर्ली निकलते हैं, तो हांडी भी बना के आ गए, टाइम था, फ्री थे, बना के आ गए। तो ये तरबियत है ना,
कि माँ बाप ने बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर पे जो हम ब्याह के ला रहे हैं, तुम्हारी जो बीवी है, जो हमारी बहू है, उसने ही हमें हांडी बना के देनी है, उसने हमें रोटी बना के देनी है, उसने ही हमारा सारा काम करना है, उसने झाड़ू पोछा करना है, उसने बच्चों को पढ़ाना है, उसने बच्चों को देखना है। नहीं, तरबियत मैटर करती है। अच्छा, तरबियत हर क्लास में, तरबियत चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, ठीक है, या फिर कैसा भी, जिस तबके से भी हो, जिस क्लास से भी हो, तरबियत जो है ना इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत सिखाती है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और ज़बरदस्त मेहमान हैं आज हमारे पास, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे लड़कियों की तरबियत के ऊपर। हमने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि लड़कियों की तरबियत पे तो सब कोई बात कर लेते हैं, क्या लड़कों की तरबियत पे कभी किसी ने बात की है? इसीलिए आज ऐसे मेहमानों को मधु किया है जो क्या बात छेड़ेंगे, क्या बात समझाएंगे और कैसी मिसालें देंगे जिससे हमें समझ आएगी कि किस तरीके से इस माशरे में लड़कों की तरबियत की ज़रूरत है और पहले कैसे हुआ करती थी। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा काशिफ महमूद, वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, सूफ़ी स्कॉलर हैं, किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन चली गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, ठीक है, खैरियत से पहुंच गई हैं? पहुंच गई हैं जी। बड़ा मिस करेंगे हम उनको, बड़ा अच्छा लगा था लास्ट प्रोग्राम उनके साथ हमें। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था जी वो, उनको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जी। और अफाफ, डॉक्टर अफाफ मंजूर भी हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। वो भी बताएंगे कि इंसान की दिमागी हालात क्या होते हैं जब लड़का जो है उसको अच्छी तरबियत या अच्छा माहौल ना मिले घर से। हरा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र। आज तो अब मुझे लग रहा है कि खुद मायूं की दुल्हन की प्यारा छोड़ा। बस मुझे लगता है आज हम दोनों इकट्ठे इसके बाद उठ के किसी फंक्शन पे ही जा रहे हैं। शुक्र। अच्छा जी, मैं ये बात कर रही थी कि आज लड़कों की तरबियत के ऊपर हम बात छेड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आज के माशरे में लड़कों की तरबियत कितनी ज़रूरी है, और जो पहला आपके टाइम का जो दौर था, आपसे पहले का जो दौर था, उसमें लड़कों की तरबियत कैसे होती थी जिसमें इस तरह आप जैसे लोग, वासिफ अली वासिफ साहब, इस तरह के लोग पैदा हुआ करते थे? ज़रूरी तो मैं समझता हूँ कि अब जो दौर चल रहा है ना, वो बेटियों से ज़्यादा बेटों की तरबियत की ज़रूरत है इस दौर में। और चूँकि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है बड़े होने के बाद, शादी जैसे रिश्ते में उनको मुंसलिक किया जाता है, वालिद की जगह पर उन्हें खड़ा होना होता है, शौहर की जगह पे खड़ा होना होता है, बेटे की जगह पे खड़ा होना होता है, माशरे के अंदर एक कीमती रोल प्ले करना होता है। तो उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी कह लें कि अब तो बहुत माशाल्लाह ख़वातीन काम के शोबे में आ गई हैं, पैसे कमाने के शोबे में, घर का ख़र्चा चलाने के शोबे में, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो ये सिर्फ मर्द ही किया करते थे। और इस चीज़ को बावर करवाना कि उन्होंने माशरे में कैसा रोल प्ले करना है, हलाल रिज़्क़ कैसे कमाना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ये वो चीज़ें घर से लेके निकलते हैं। अच्छा, घर में ना हमारी जो तरबियत के ना दो तरीके हैं, एक तो हम जो कहते हैं और एक जो हम करते हैं। कहने पे बहुत फोकस है, करने के ऊपर बहुत कम है। जोर लगाया जाता है, ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन वही कुछ अगर आप करके नहीं दिखा रहे हैं तो हासिल जमा कुछ भी नहीं निकलने वाला। यानी कि आप जोर लगा रहे हैं कि भाई तुम झूठ ना बोलो, लेकिन अगर वालिदैन खुद कहीं सामने झूठ बोल रहे हैं तो वो क्या बात असर करेगी बच्चों के ऊपर। और दूसरे नंबर पे पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के बारे में बड़ा ना एहतियात करनी पड़ेगी। कि मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स के दरमियान आपस में डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते, या हम लोग जिसे कहते हैं हेल्दी टॉक हेल्दी टॉक नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है, लेकिन उसे औलाद से बचा के रखें। अभी उनका जहन इतना मैच्योर नहीं हुआ कि उन तक ये बात समझ में आए, लिहाजा थोड़े से इख्तलाफात को बच्चों की रीच से दूर रखें, इनकी पहुंच से दूर रखें। अच्छा, थोड़ा अलहदा कहीं जाके बात करें ताकि बच्चों के सामने आपका एक कॉमन इम्प्रेशन है। अब होता ये है कि हम जब ये कहते हैं कि कुछ बेसिक कोड्स हैं औलाद की तरबियत के लिए, और उसमें जो मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा जो कीमती है ना, वो हमारे मज़हब का किरदार है। मज़हब बना ही इस काम के लिए है कि इंसान अपनी अच्छी शक्ल में सामने आए,
और कई ऐसी बातें होती हैं जो रूहानी तौर पर हमारे अंदर जाती हैं, रूहानी तौर पर। अगर एक वालिद अपने औलाद को हलाल रिस्क नहीं खिला रहा तो ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करे कि आगे हलाल जैसी कोई चीज़ें आएंगी सामने। कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट ज़रूर जाएगा, उस रोटी का इफ़ेक्ट जाएगा। अच्छा। और अगर वालिदैन आपस में झगड़ों में मुसलसल मिल रहे हैं और रदीफ़ काफ़ी है उनके आगे पीछे हुए पड़े हुए हैं, तो पूरी गज़ल जो है ना वो बच्चों की शक्ल में आपको नज़र आ जाएगी कि किस तरह की गज़ल बनी अरे है। वाह वाह वाह, सही। अदब वालिदैन अगर बड़ों का नहीं कर रहे हैं तो ये बात भी बच्चों के सामने उनको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये अपने बड़ों का अदब नहीं करे, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करें। खुद ये टाइम पे नहीं आते हैं, हमें कहते हैं कि टाइम पे आए। सर मैंने अभी आज के दौर के बच्चों में ये चीज़ें देखी हैं, जैसे हम लोग के टाइम पे ना हम लोग को बड़े बुजुर्गों में ज़बरदस्ती बिठाया जाता था कि बैठो, ये नानी है, ये दादा हैं, ये बड़े हैं, ये घर के बड़े, ये बेटा किसी खानदान में मिलने जा रहे हैं, उनके बड़े, उन्हीं के पास जाके खास जी जी, अगर कोई घर की बुजुर्ग है किसी के घर मिलने गए तो खास तौर पे उठा के उन्हीं के पास बिठा दिया जाता था, बेटा उनके पास बैठो, उनसे दुआ लो, पहले सलाम उनसे करने बात के करो, लिए सलाम जाते करो, थे। झुको, जी हाँ, बिल्कुल। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सब कुछ बताओ उनको। जी बिल्कुल। और वो काफी देर देर तक बच्चों से बातें किया करती थी, आपको पता है, या करते थे। दादियाँ नानियाँ तो स्पेशलाइज थी ना जिस काम के। स्पेशलाइज, हाँ, वो तो बिल्कुल। चलती फिरती घर की एक डॉक्टर थी। यूनिवर्सिटी थी घर के अंदर, यूनिवर्सिटी एक थी। बड़ी अच्छी। और हर लैंग्वेज जो हमें समझ नहीं आती थी, हर जबान वो उनको समझ आती थी बच्चों को। जी हाँ जी हाँ। तो जी हाँ। आज का जो बच्चा है वो बड़े बुजुर्ग के साथ बैठता ही नहीं है, इसी वजह से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो उनको उस टाइम पे छोड़ देता है। जी हाँ, ऐसे ही है। इसलिए कि आप उनके सामने अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं। यस सर, एक ब्रेक है न्यूज़ की, वो हम उस पर जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आफाफ भी साथ मौजूद हैं तो क्या बात करेंगी फिर, ठीक है, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और आज हम बात कर रहे हैं लड़कों की तरबियत आज के माशरे में कितनी ज़रूरी है। आप पहले मुझे बयान कीजिएगा कि आज के माशरे में लड़कों की तरबियत कितनी मुख्तलिफ है और कितनी ज़रूरी है, किस हिसाब से होनी चाहिए। फ़िज़ा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। हम अक्सर जो है वो लड़कियों की तरबियत पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे इस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इनकी तरबियत हमें इस अंदाज़ में करनी है क्योंकि इन्होंने अगले घर जाना है और इन्होंने माँ बनना है और बीवी बनना है, बहू बनना है, तो हम इन्हें कैसे जो है वो सारी चीज़ें सिखाएं और बताएं कि सारी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें और ख़ास तौर पे माँ बाप की इज़्ज़त रख सकें और उनका नाम रख सकें। तो ये तो बहुत हम कॉमन इस पर बात करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में बेटों की तरबियत भी माँ बाप करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करती कि हम बेटों की तरबियत पे फोकस नहीं करते, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो डायमेंशंस हमारी ज़रा मुख्तलिफ हो जाती हैं बेटों की तरबियत के लिए, जो होनी चाहिए अक्सर वो नहीं होती हैं। आप अगर पीछे जाके थोड़ा देखें तो हमें नज़र आता है कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मसाले मौजूद हैं जिसमें हमें देखते हैं कि बहुत कम उम्री में लड़के जो हैं बहुत कारनामे करते हुए नज़र आते थे। मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल ले लीजिए, कहते हैं 16-17 साल की उम्र में उसने जो है वो जंगें लड़ना शुरू कर दी। आज का 16-17 साल का लड़का ये नहीं कर सकता। इवन कि आज का 30 साल के लड़के को भी हम देखते हैं तो वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हमें नज़र आता है, वो बहन भाइयों पर डिपेंडेंट नज़र आता है, वो कोई खुद से फ़ैसला करने के काबिल ही नहीं है, इवन के अपने छोटे छोटे से ज़िंदगी के मसाइल जो है उनको हल करने के काबिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों की तरबियत सही अंदाज से नहीं कर रहे। हम उन्हें ये नहीं सिखा पा रहे कि आपने जो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको हल कैसे करना है। डॉक्टर खालिद जमील साहब न्यूरोलॉजिस्ट बहुत फेमस हैं पाकिस्तान के और बड़ा अच्छा लिखते भी हैं। वो ये कहते हैं कि अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करो, उनका अपना एक अंदाज़ है बात करने। वो कहते हैं बेटियों की तरबियत ऐसे करो जैसे शहज़ादियों की करते हो, और बेटों की ऐसे करो जैसे सोल्जर्स की करते हो, जैसे सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जैसे सर ने शहजादों की तरह नहीं करनी, नहीं, बेटों की शहजादों की तरह नहीं करनी, बेटों की सोल्जर्स की तरह करनी। जैसे सर ने भी कहा कि बेटों पे माशरती जिम्मेदारियां बहुत हैं। बेटा जो है वो ख़ानदान का उसने सरबराह बनना है, उसके सामने आगे ज़िंदगी के पहाड़ हैं, मसाइल हैं, और वाकई हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो औरत की बात करते रहते हैं, औरत तो बहुत आसानी में, हमारे मज़हब ने भी औरत को बहुत आसानी दी है। उसकी मर्ज़ी है, अगर वो काम करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसकी ख्वाहिश है तो वो कर सकती है, वरना उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी कोई नहीं है सवाए इसके कि वो अपने घर को संभाले, बच्चों को संभाले, अपने खावन को प्यार मोहब्बत के साथ रखे, अपने आप को बनाए, संवारे, सजे। ये है औरत की ज़िंदगी, बहुत आसान सी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने भी, हमारे मज़हब ने भी बता दी है। ये तो हमारे अपने अंदाज़ हैं। तो असल ज़िम्मेदारी तो मर्द के ऊपर है। और हम ये देखते हैं कि हमारा आज का 30-35 साल का भी जो नौजवान है वो मर्द नहीं बन पाता, वो बच्चा ही है। पहले माँ बाप के सामने बच्चा रहता है, फिर उसके बाद बीवी के सामने बच्चा रहता है।
यानी वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं होता। इमेच्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और ये इमेच्योरिटी को हल करने के लिए हमें तरबियत के कुछ पहलुओं पे करना चाहिए। अच्छा, ये भी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है इसकी कि आप ये कहेंगे जब उसने अमली ज़िंदगी में कदम रखना है तो नौकरी के लिए उसकी प्री काउंसलिंग क्या होनी चाहिए, या प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आप क्या चीज़ें देखते हैं, या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। देखिए, ये जो तरबियत है ना, ये तो बचपन से हो रही है। असल में तो वो चीज़ें हैं जो माँ बाप ने बचपन से बच्चों को सिखा दी। यानी कुछ असूल हैं ना ज़िंदगी गुजारने के, रिश्ता निभाने के, किसी भी रिश्ते को। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट, हमारे वहाँ तो मोस्टली ये देखा जाता है ना कि लड़का और लड़की दोनों, हाँ, भाई बहन अगर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, थके हुए आ रहे हैं, तो फौरन जो है ना लड़की को कहा जाता है कि जाओ भाई आ गया, थक के आया, उसको पानी पिलाओ, खाना पूछो, सब कुछ। और यही अगर लड़की जॉब करके आई है और थकी हुई है, भूखी आई है, गर्मी में आई है, ठीक है, बसों के धक्के खा के आई है, तो उसको कोई पानी नहीं पूछे, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जाओ बेटा जाके बाजी को पानी पूछो, बहन को पूछो। बिल्कुल, यही बात मैं ये कह रही हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है कि जो आपको फ़ौरन पहले की, ये वो चीज़ें हैं जो शुरू से घर से तरबियत में साथ आ रही होती हैं। और हमने देखा है कि यानी आप एक बहुत बहुत अहम चीज़ जो है ना, मतलब लड़कों को सिखाने की और सीखने की, वो है रिस्पेक्ट करना। ख़ास तौर पे आपके साथ जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। अच्छा, एक और आपकी मैं बात पे यहाँ पे इत्तेफाक कर रही हूँ, नहीं भी करी, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। इत्तेफाक करने की बात ये कि माँ अपनी इज्जत करना सिखाती है सबसे पहले, यही बात कंटिन्यू करना चाह रही है ना कि भाई रिस्पेक्ट करो मेरी, मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मेरी तुमने रिस्पेक्ट करनी है, मेरे पैरों तले जन्नत है। मगर यही जब औरत ब्याह के लेकर आता है लड़का, तो फिर उसको वैसी इज्जत क्यों नहीं देता जैसी माँ को देता है। एक कॉल पहले ले लेते हैं, फिर आपने मुझे इसका जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम याया। हेलो, कट गई कॉल, कट गई जी। आप जी फिजा, मैं यही बात कर रही थी कि जो आपने बात कही ना, उससे पहले जो आपने एग्जांपल दी कि बेटा और बेटी दोनों आ रहे हैं और वो बेटी को उठाया जाता है कि तुम ये, तो वो जो इज्जत है वो असल में उसने अपनी बहन की भी करनी थी पहले, ठीक है। यानी उसके दिल में ये भी डालना था, वो इज्जत ही है ना। इज्जत बेइज्जती का डायरेक्ट ये मतलब नहीं होता कि उसको कोई गालियाँ निकालना या उस तरह से कहना। जब आप किसी को बिठाते हैं और किसी दूसरे को काम के लिए उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ये डिटरमिन कर दिया कि ये ज़्यादा इज्जत वाला है और इसको ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए। इसका मतलब ये कि माँ ने सिर्फ ये नहीं सिखाना कि मेरी इज़्ज़त करनी है, माँ की इज़्ज़त करनी है। आप ये अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। आप ये समझें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आपके बच्चों की माँ भी तो है ना, जिसकी आपने कहा कि बीवी की इज़्ज़त नहीं करा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो हमारे मर्द को या लड़कों को इज़्ज़त करना सिखाना है, और औरत की इज़्ज़त करना, और वो घर से सीखता है। वो अपनी बहनों की सूरत में इज़्ज़त करना सीखता है, वो अपनी माँ की सूरत में इज़्ज़त करना सीखता है। वो जब ये देखते हैं, जैसे सर ने कहा कि मियाँ बीवी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपका ख्याल है जब बच्चे ये देखते हैं कि बाप माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो उसने क्या सीखा है वहाँ से? उसने तो सीखा है कि कुछ भी कह लो औरत को, उसने तो फिर उठ के रोटी पका के देनी ही देनी है। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात सारी मेरे बाप ने माँ को डांटा है, गुस्सा किया है, मारा है, पीटा है, और मेरी माँ ने जो है वो करना है। तो ये तो इसका मतलब है कि औरत का ये काम है करना, उसे अच्छे तरीके से बोला जाए, उसे बुरे तरीके से। बड़ी अजीब सी बात है, मगर फिर भी मुझे लगता है मुझे कर देनी चाहिए। टॉपिक इस किस्म का है कि एक मर्द अगर किसी औरत के ऊपर बुहतान लगाता है किसी भी जगह पे, कि ये चार दोस्तों में बैठ के, ये बाजारू औरत है, सपोज, ठीक है, उसको बाजार में लेकर आने वाला कौन होता है? मर्द ही तो होता है। उसको ख़रीदने वाला कौन होता है? मर्द ही तो होता है। उसको ये लफ्ज़ कहने वाला कौन होता है? मर्द ही तो होता है। तो इसका मतलब कि मर्द की घर से वो तरबियत होना इंपॉर्टेंट है जिसमें मर्द औरत की इज्जत करना सीखे। इज्जत जो है जब बहुत वो इज्जत करेगा तो किसी और औरत को ऐसे उठ के उंगली उठा के ये नहीं कहेगा ये ख़राब औरत है, बाजारू औरत है, या उसको इस तरह का बनाएगा नहीं, माशरे में उसको गंदा नहीं करेगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए सोशल मीडिया हमारा बदनाम है, क्योंकि हर मर्द आपको वहाँ देखने में पता चल जाएगा कि किसकी कैसी तरबियत है। उनके लफ्ज़ों से, उनके शब्दों से, उनके कमेंट से आपको पता चल जाता है कि कौन किस ख़ानदान से कैसे खून से आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी से पहले लड़कों की, जैसे एक लड़की की तरबियत की जाती है, उसको बताया जाता है कि बेटा तुम घर जाओगी, तुमने ऐसे रहना है, ऐसे सलीका करना है, इस तरह उठना है, इस तरह नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, सुबह उठ के इस तरह तिलावत करनी है, तो घर वालों को पूछना है, नाश्ता खाना, मियाँ के साथ हुस्न सलूक रखना है, शाम को तैयार होना है, सजना है, संवरना है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे करना है, बच्चों के। इसी तरह क्या लड़के की भी तरबियत करता है कोई बाप या माँ? जी बिल्कुल करता है जी। एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। क्रिकेट खेल रहा था मैं शाम में, छोटी बहन आई, उसने कहा कि अबू बुला रहे, और मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बड़ा उस वक्त क्रेज़ होता था, अब बैटिंग कौन छोड़े। तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ तो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई कि अबू बुला रहे हैं, तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तो मैं इतना जज्बाती हुआ था कि मैंने उसको डांट दिया, छोटी बहन को।
कि तुम क्या 2 मिनट बाद आए थे मुझे बुलाने के लिए, खबरदार, मैंने कह दिया ना मैं आ रहा हूँ तो तुम बार बार मुझे बुलाने के लिए। तो मैंने देखा उसकी ना वो रोने जैसी शक्ल हो गई है छोटी बहन की। तो मैंने एकदम फील किया, तो मैंने उसको कहा कि ओ हौसला हौसला, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं जाके अब्बू को भी शिकायत लगाती हूँ। मैंने कहा लो भैया तो झाड़ पड़ गई मुझे। तो मैं गया फिर, तो आपने कहा तुम झाड़ते भी और इस्तेहकाक भी नहीं रखते। तो मेरे जहन में एकदम से है कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, और कौन सा इस्तेहकाक चाहिए कि बड़े भाई ने झाड़ दी छोटी बहन को तो क्या हुआ, ऐसे ही होता है नॉर्मली है। तो आपने कहा वो इस्तेहकाक कमाया जाता है, ये मोहब्बत से हासिल किया जाता है, ये बड़ा होना कुछ नहीं होता, बड़ा होना कमाया जाता है। वाह। कि बड़ा होना के लिए आपको बड़ी कुर्बानी पहले देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं ना दिल से इज्जत लेना, चाहे बहनों से लेनी हो, चाहे अपनी बीवी से लेनी हो, चाहे बच्चों से लेनी है, चाहे माशरे में लेनी है, वो इज्जत आपको कमानी आनी चाहिए। पैसे का रोब नहीं है, आपका ख़ानदान का बड़ा होना रोब नहीं है, अगर मैं किसी गद्दी पर बैठा हूँ तो वो काफ़ी नहीं है। जब तक उसके वो तमाम जो चीज़ें उसकी जो कोड में है वो आपके अंदर शामिल ना हो, आप बड़ा बनेंगे उस वक्त जब आप बड़ा बन के दिखाएंगे। वो कहते हैं एक ना हमारे ख़ानदान में बात हो रही थी, भाइयों की विरासत चल रही थी। तो बड़े भाई ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आके कहा जी मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि ख़ानदान में बड़ा हूँ, इसलिए ये जो लाइन्स शेयर है ना ये मुझे दे दो। लाइन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा जो है ना प्रॉपर्टी का, अच्छा ये मुझे दे दो। हाँ, फिर तो छोटे ने कहा कि जी बड़ा होने का मतलब तो ये होता है कि आप अपना हिस्सा छोड़ें, तब आप तब आप बड़े बनेंगे। तो अब देखें ये बड़ा ज़रूरी है। जंगल होता है ना, एक आध दरख्त बड़ा होता है जो सबसे नुमाया होता है, उसको छाँव कहीं से नहीं मिलती है, धूप सबसे ज़्यादा उसको लगती है, हवा सबसे ज़्यादा, लेकिन छाँव वही देता है, और दरख्त बड़ा कहलाता भी वही है। तो बड़ा बनने के लिए ये सारी चीज़ों से गुजरना आपका ज़रूरी है। ऐसे खामखा में ना कोई बड़ा हो जाता है, ना उसका कोई इस्तेहकाक होता है। ये चीज़ें जब तक ख़ानदान वाले या बुज़ुर्ग समझाएंगी नहीं, तब तक बेटे के जहन में ये बात आएगी नहीं कि इज़्ज़त अगर आपने लेनी है माशरे में, अपनी इज़्ज़त लेनी है, तो वो इज़्ज़त कमाओ। कैसे कमानी है? तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अफकार से, तुम्हारी गुफ्तार से, ये तमाम चीज़ों से पता चलेगा तुम किस हसब नसब से हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या हो। सर, बेटी को खर्चा नहीं दिया जाता, मगर बेटे के हाथ में खर्चा दिया जाता है कि ये लो तुम्हें पैसे दिए जाके कुछ लेना है, दोस्तों के साथ खाना पीना है, शॉपिंग करनी है, कोई तुम्हारी अपनी अय्याशी है, कोई चीज़ें जो पूरी करनी, वो उसका सिगरेट पिए बाहर जाके, तंबाकू खाए, पान खाए, गुटखा खाए, बोतलें पी, दोस्तों में रुड़ाए, ठीक है, कुछ भी करे, कोई उसका सवाल जवाब नहीं है। बेटी को कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी जाएंगी कि ये लो जाओ कपड़े लो, शॉपिंग करो, चूड़ियाँ ले लो, अपनी ज्वेलरी ले लो, कोई लिपस्टिक ले लो, कुछ कर लो। अब फिर बाहर जब लड़कियाँ निकलती हैं तो बाहर लड़कियों को मिल जाते हैं कोई ऐसे शुगर डैडी टाइप लोग, या कोई ऐसे लड़के जो सही नहीं होते उनके हक के लिए, वो उनको थोड़ी बहुत ऐसी छोटी सी किसी भी चीज़ के ऊपर फिसल जाते हैं, या कोई ऐसे ब्रेसलेट या कोई ऐसी चीज़ या कोई जोड़ा गिफ्ट कर देते हैं जिससे उनको एक अट्रैक्शन आ जाती है कि यार ये तो मुझे चीज़। अब अगर घर से उनको ये चीज़ें मिल रही हो, या बाप दे रहा हो या बड़ा भाई दे रहा हो, तो लड़कियां बाहर ना जाएं। तो ये तरबियत का भी तो डिफरेंस है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि लड़की को खर्चा नहीं दिया जाता मगर लड़के को पैसे दिए जाते हैं घर में के जाओ उड़ाओ। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। लड़कों की तरबियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपसे सवाल ये किया था कि लड़कियों को खर्चा नहीं दिया जाता उनकी चीज़ें शॉपिंग वगैरह के लिए, उनको महीने का कोई ऐसे उनकी ये चीज़ें नहीं दी जाती, मगर लड़कों को दिया जाता है, चाहे वो सिगरेट पान सिगरेट कहीं पे भी जाके दोस्तों में जो है ना फूंक दे पैसा, और उसकी कोई पूछताछ नहीं होती। और लड़कों पर सख्ती भी ज़्यादा की जाती है, यू नो लड़कियों पर सख्ती भी की जाती है बाहर नहीं जाना, कि बाहर नहीं जाना, सहेली के घर गई हो तो शाम 6 बजे आ जाना। लड़कों को कोई पूछताछ नहीं है, भले रातों को लेट आएँ, स्नूकर खेलें, दोस्तों में बैठें। तो ये ज़रा बताइए। देखिए ये दोनों चीज़ें गलत है। मैं जैसे इब्तिदा में कहा कि लड़कियों को प्रिंसेस की तरह जो है पालना चाहिए, इसका मतलब है कि उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, लड़कियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, लड़कियों को चाहिए होती है अटेंशन। अब ये उनकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है औरत की ना कि उसको अटेंशन चाहिए। अब अटेंशन जब घर से नहीं मिलती तो वो बाहर की तरफ जाती है। उसकी छोटी छोटी सी ज़रूरतें होती हैं, अगर आप वो घर में पूरी नहीं करते, वो बाहर की तरफ देखेगी, बाहर से उसको कोई ब्रीच मिलेगा, वो वहाँ उस तरफ को निकल जाएगी। लड़कों को बल्कि कम से कम पॉकेट मनी देनी चाहिए,
पेरेंट्स को लड़कों को कम से कम पॉकेट मनी देनी चाहिए, ये याद रख लें, क्योंकि आप जब उन्हें देंगे उनके पास एक्सेस है, वो बाहर निकलते हैं, वो फिर आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, उसको कहाँ पे इस्तेमाल करें। अब आप उनको आदतें जो ये जितना खुल फाइट जाती हैं आफाफ, ये तो गलत शादी के है। बाद भी फिर लड़का लेट आता तो यही है, तो बात भी बीवी है ना। घर बैठी होती है, वेट Yes, कर रही होती है, तो फिर ये that is तरबियत wrong. यही है ना, स्टार्ट से गलत दे दी कि That फिर is लड़का wrong. शादी के बाद That टाइम पे is आता ही wrong. कोई नहीं, और दोस्तों यारों में बैठा होता है, बैठकें लगाई हुई होती हैं, अड्डे बनाए हुए होते हैं। और लड़कियों को अगर जैसे अपने घरों से, वैसे तो अक्सर माँ बाप आजकल बड़े अच्छे तरीके से लड़कियों की तरबियत करते हैं, पालते भी हैं, उनकी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, लेकिन जब होता क्या है कि जब वो शादी के बाद जाती है तो फिर उसको इंतज़ार करना पड़ता है। लड़कों को कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए शादी से पहले, मतलब उनको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में एक औरत आने वाली है और वो एक मुख्तलिफ अंदाज से आने वाली है। वो औरत ना अब आपकी माँ है, ना वो औरत आपकी बहन है, वो एक बीवी की सूरत में, एक पार्टनर की सूरत में आने वाली है, जिसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है आपकी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िम्मेदारियाँ उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनके लिए आपने किस तरह से अपने आप को बदलना है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो कम्युनिकेशन करना सीखना है। माँ और बाप के साथ और बहन भाई के साथ कम्युनिकेशन हमारी और होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन में भी अक्सर हम ये समझते हैं कि हम अपनी बात अच्छे तरीके से किसी दूसरे को पहुंचा सकें, लेकिन कम्युनिकेशन के दो पहलू हैं। दूसरा पहलू उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे की बात सुनना, कि हम सुने कैसे, यानी एक तरफा कम्युनिकेशन तो नहीं कि हमने कैसे बोलना है, वो भी ऑफ कोर्स कि इज़्ज़त के साथ बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, लेकिन दूसरे की बात और दूसरे की ज़रूरत को बगैर कहे समझ लेना। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि मैं तुम्हें देखूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, ठीक है, हम वो तो कर लेते हैं एक्सेप्ट कि हम माँ बाप की बात से समझ लें, लेकिन हम मियाँ बीवी एक दूसरे की ये चीज़ क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? हम उनसे क्यों नहीं समझते कि उनको क्या ज़रूरत है, बगैर कहे भी आपकी ज़रूरत जो है वो समझ ली जाए और जान ली जाए किसकी ये ज़रूरत है, उसको क्यों ज़रूरत पड़े कि वो जाके अपनी सास से कहे, नंद से कहे, किसी और से कहलवाए। आप उसके लिए इतने ओपन, आप उसके लिए इतने पुरसुकून बन जाएं कि वो दुनिया में किसी और कहीं उसको जाने की सोचना पड़े। लेकिन ये बात माइंड सेट की है जो लड़कों को सीखनी है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि ज़िम्मेदारी है। शादी एक ज़िम्मेदारी है। शादी सिर्फ वो बाजे गाजे नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे यहाँ शादियाँ क्यों की जाती हैं, माँ बाप का ये कहना होता है कि जी चूँकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खाना नहीं पका के दे सकती हूँ या मैं संभाल नहीं सकती हूँ, इनकी बीवियाँ ले आओ, खुद इनकी ज़िम्मेदारियाँ संभालें। ठीक है, कितना गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि कॉन्सेप्ट ये है, शादी इसलिए की जाए कि लड़के को ये सिखाया जाए कि तुमने जिम्मेदारी संभालनी है, तुमने एक खानदान संभालना है। उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारे जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं एक लड़की लेके आ रही हूँ। ऐसे काशिफ साहब, ये जो लड़के हैं इनसे काम क्यों नहीं करवाया जाता शादी के बाद? थोड़े बहुत ये भी तो हेल्प कर सकते हैं किचन के कामों में, घर के कामों में, कि लड़के शौहर क्यों नहीं मदद करते? मैं कहता हूँ अगर ये ना भी करें तो जो इनके काम करने वाले वो ही कर लें तो काफ़ी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं बचपन से लेकर आज तक ऐसा हो कि मैं कहीं गया हूँ और मेरे पीछे घर वालों को ना पता हो कि मैं कहाँ हूँ और किधर हूँ और कितनी देर के लिए हूँ। ये मुझे बचपन से आदत पड़ी हुई। मुझे सरकार वाले साहब कहते थे कि कहाँ जा रहे हो? जी मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। कितनी देर के लिए जा रहे हो? 1.5 घंटे के लिए जा रहा हूँ। अब 1 घंटा और 35 मिनट के ऊपर मेरे वाले साहब गेट पे खड़े होते थे कि कहाँ है, आया क्यों नहीं अभी। और वो जो 5 मिनट ऊपर होते थे ना, मुझे उसका हिसाब देना होता था कि ये 5 मिनट में क्यों लेट हूँ। ऐसी आदत वो डेवलप हुई है कि मैं अब यकीन करें निकलता हूँ, अगर घर में कोई भी ना हो तो मैं मुलाजिम को बता के आया तो कि भाई मैं फलां जगह जा रहा हूँ। पक्के हो गए ना। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपका भी है, आफाफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे हमारा साथ दिया है और इसी तरह आपकी रहनुमाई के लिए इस तरह की कुछ माशरे के जो इश्यूज़ उन पर बात करने के लिए हम दोबारा मदू करेंगे अगले जुमे भी। काशिफ साहब को भी और आफाफ आपको भी एक और हमने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है अभी ही बैठ के यहाँ पर डिज़ाइन किया है, तो आपको मिलेंगे, मगर अभी आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। सी यू। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ये देखिए एक बार ज़रा पहले सेट देखिए। ये अभी सेट जो है मुझे एक ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ इजाद होने लगा है, कोई चीज़ बनने लगी है। मैं किसी साइंटिस्ट रूम में आ गई हूँ और सीरियसली जो गेस्ट है मेरे पास वो भी एक साइंटिस्ट है, मगर कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं जिनको मैं ये बोलूँ कि ही इज़ अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेरी जूनियर बेबी साइंटिस्ट। सिर्फ 5 साल के हैं और साइंटिस्ट हैं। और क्या नॉलेज है, क्या तैयारी है इनकी और किस किस्म के साइंटिस्ट है, ये तो आप मिल के ही बताएंगे मुझे। मेरे पास है मोहम्मद अयाद। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, आप साइंटिस्ट हो? हाँ जी।
वाह, और ये आए हैं अपनी मामा के साथ, उम्मे अलीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वाह, आपका तो बेटा साइंटिस्ट है? जी, बिल्कुल, आप तो बहुत thank प्राउड you. करती होंगी। जी थोड़ा सा टफ भी है बट डेफिनेटली आई फील प्राउड कि चले पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। वाह, देखिए ये आप हमें बता रही हैं ना, मगर मैं चाहती हूँ ये बात पूरी दुनिया को पता चले कि 5 साल का बच्चा साइंटिस्ट कैसे, ठीक है, और इतना ज़बरदस्त, इतना ज़हीन, इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कुछ सवालात। जी, आई होप बिल्कुल। कि आप हमें जवाब दे सके ताकि लोगों को पता चले कि आप रियल में साइंटिस्ट हैं। ये जो आपके बराबर में आपने बिठाया हुआ है, ये आपका दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। दोस्त है। चले जी, आप रेडी? मैं आपसे सवाल करती हूँ, फिर ज़रा आप हमें बताएं, ठीक है। किनेटिक एनर्जी क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है? Kinetic energy is an energy which object has because of its motion k is equal to 1/2 mv square. वाह, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, हमें उसके बारे में बताइए कि सॉलिड होता क्या है? Solid can't be compressed. It has fixed shape and fixed volume, and it has more intermolecular force and less kinetic energy. वाह, और ये फ्रिक्शनल क्या होता है, इसके बारे में पता है आपको? ये एटम का कॉन्सेप्ट सबको पता है, बता सकेंगे कि एटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? Atoms concept. Who gave the atom concept? What is the concept in the history? Okay. A Greek thinker called Democritus thought that if a of a thing, then the smallest part which can't be divided is atom. What is Big Bang theory? ये क्या चीज़ होती है? What is Big Bang? Big Bang theory is that when the big explosion happened and all the universe came into being. वाह, अब तो रियल के साइंटिस्ट लग रहे हैं मुझे। मैं एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा, हमें कुछ और यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा। ये कुछ फ्लैग्स हैं, हाँ, तो मेरे पास ये देखो कितने सारे, बहुत सारे। कैन यू टेल ये कौन कौन से मुल्कों के हैं? Spain, स्पेन, वाह, यू नो Bangladesh, वाह, আমি বাংলা কথা বলতে পারি, আমি ওখানে থাকি বাঙালি, নবাবপুর নবাবাড়ি, ঠিক, আমি বাংলা কথা বলতে পারি। तो बांग्लादेश का, और ये Qatar, वाह, कतर का है। ये Jordan, जॉर्ज, ये सारे आपको पता है क्या साइंटिस्ट है यार ये? Uganda, वाह, ये Singapore, सिंगापुर। अब मैं बीच में से निकालूंगी, रुकिएगा, ठीक है, शफल करके ये भी बताएं। अब ये बताएं। Canada, वाह, ये China, यार आप तो बहुत ही तोप साइंटिस्ट हैं भाई, मैं तो आपके आगे बस परेशान ही हो गई हूँ देख के। ये बताइए, ये हैं स्केलेटल, इनके बारे में बताइए, ये क्या है? cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum and coccyx, वाह, और ये carpus, metacarpus, phalanges. वाह, मेरे पास भेजेंगी जरा इनको? इधर आइए, और आइए जरा, इधर आए मेरे पास, आए इधर, आए आए आए, आ सकते हैं, आएंगे मेरे पास, जरा इधर आइए ताकि मैं पास पास आपको दिखाऊं। इधर आइए, कैमरे में दिखाएंगे। आइए आइए, I'm also going come with on you. mama, come on, you're the good scientist, big scientist. आइए आइए, शाबाश, आइए मोहम्मद, इधर आइए मेरा स्वीट हार्ट, You can sit. स्वीट हार्ट And Mama is साइंटिस्ट, with you. ठीक है, इधर चलें। Okay. अब साथ साथ आपने बताना है, ठीक है। ओ, ये क्या है? What is this? Crown, biting surface, gum and dentine. Alright. और ये तो बहुत टूट गया है ये ढांचा, इसका क्या चक्कर है, ये क्या होता है? Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and then vomer. यार क्या बच्चे। अच्छा, ये चले इस पे आते हैं, पाव के। Calcaneus, tarsus, metatarsus, phalanges. यार ये कैसे इसको याद है? इसको सारी बोन्स और इसके अलावा इसको हार्ट, मतलब जो एक डॉक्टर को MBBS के फर्स्ट ईयर में नॉलेज होता है ना, ही नोज ऑल द थिंग कि हार्ट कैसे काम करता है, लिवर कैसे काम करता है, लंग्स, मतलब आप कोई भी इसमें से उठाएंगे और पूछेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो ये मतलब ही नोज ऑल द डिटेल्स। अच्छा, हाँ। मुझे बात सुने, ये जो मेडल्स है जरा दिखाएं हमें, बताएं लोगों को, इतने मेडल्स ये क्या इसके हैं? जी, इससे ज़्यादा भी सर्टिफिकेट सारे घर पे हैं, इट्स लाइक 50 प्लस। अच्छा, ये सारे, माशाल्लाह, और ये इसको all yours? ये इसको
ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला हुआ है जस्ट बिकॉज कि इस एज में इसने 17 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। माशाल्लाह। अच्छा सुनिए, ये तो बहुत छोटा पिद्दा था इसमें जी, ये कितने साल का था? ये पहली दफ़ा इसने रिकॉर्ड बनाया था 18 माह में। जब ये 1 साल और 5 माह का था तो तब इसने पहली दफ़ा रिकॉर्ड बनाया। किस चीज़ का क्या किया था? इसने किया था, इसने 700 ऑब्जेक्ट 10 मिनट में जो है रिकग्नाइज किया था। उस टाइम मतलब ये बहुत छोटा था। उसके बाद इसका IQ हुआ और ये इसको सिविल अवार्ड मिला था तमगाए कायदे आज़म। वाह, ये अभी रिसेंटली इसको मिला। क्या बात है। और ये जो सबसे बड़ा वाला ये किस चीज़ का है? ये इसको ये एंटी करप्शन का है। इसमें ऑनररी डॉक्टरेट के साथ इसको ये गोल्ड मेडल मिला था। वाह यार, क्या और ये बात कनाडा है। से प्राउड भी मोमेंट। इसने 3 गोल्ड मेडल विन किए। जापान से इसने। कौन से वाले? अच्छा, कनाडा वाला इज Show her the swimming one. स्विमिंग वन। ओके जी, हम स्विमिंग भी करते हैं तो ये नेशनल लेवल पे इसने स्विमिंग में भी सेकंड पोजीशन ली। मतलब टैलेंट भी है साथ में और स्पोर्ट्स में भी है मोहम्मद। अच्छा, अब मुझे आप चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखा सकें, बता सकें? है मोहम्मद, ओवर टू यू, कुछ दिखाए कोई ऐसी टेल चीज़। अबाउट हाँ, ये ले, टेक इट, यू कैन ओपन इट अप। It's hard to carry this. ओके, आई विल fat कैरी इट, heart. आई विल कैरी इट। सो ये ले जी। हाँ जी, बताते भी जाए साथ साथ। First, the blood from the upper body goes to our supravena cava, from the donor body from our inferior vena cava, from Greece body it goes to the right atrium, then it goes to our tricuspid and tricuspid opens, and it goes to our pulmonary vein, and it goes to our pulmonary. This is the pulmonary vein. And it goes to our pulmonary artery, and it goes to our mitral, and mitral opens, and it goes to our aortic valve, and aorta, and all the body. Oh my God, oh my God, यार ये क्या मजे का बच्चा है यार। जैसे ये है ब्रेन, और तो अच्छा, he हम knows about brain also कि हाँ, ये ब्रेन का भी बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी साइंटिस्ट जी, क्या कह रहे हैं ब्रेन पे? This one is the frontal lobe, and this one is the parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. but does it just Front, parietal lobe helps us to like is related to our senses, and occipital, when something is coming we run, and then temporal lobe help the short-term memory, and this one is the cerebrum. Cerebrum help इधर दिखाइएगा, क्या करता है? क्या सेरिब्रम क्या कर रहा है? have the short-term memory, and this one is the corpus callosum. Corpus callosum is the bridge to the cells. This one is the hippocampus. No, this one is the pituitary gland. A pituitary gland have the growth hormone. This one is the brainstem. Brainstem helps us to brainstem helps us to breathe and have the heart rate. This one is cerebellum. Cerebellum has helps us to balance. क्या ज़माना आ गया है। साइंटिस्ट, क्या बात है यार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं तो हिल गई भाई, मेरा तो खुद भेजा हिल गया। भाई बच्चा आइंस्टाइन होना तो बचपन से पता चल जाता है। मोहम्मद आयाज जो है वो वाकई एक साइंटिस्ट, एक आइंस्टाइन है। और क्या ज़हीन बच्चा, मैंने बड़े बच्चों से मुलाकात की है मगर इतना ज़हीन बच्चा मैंने देखा, 5 साल का आइंस्टाइन बच्चा। वाह भाई, इतनी डिटेलिंग में जाके तो मुझे लगता है किसी डॉक्टर को भी नहीं पता होगा। और ये देख लें आप यहाँ पे इसको, कितनी डिटेल बारीकी से एक एक चीज़ के नाम, समझ बूझ, कहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या क्या है, कौन सी क्या वेन है, सारा कुछ पता है इस बच्चे को यार। मैं तो अभी ब्रेक में भी सुन रही थी। कौन से स्कूल से इसकी पढ़ाई करवा रही हैं आप? ये स्कूल किसी में भी नहीं जाता। उसके रीज़न ये है कि 3-4 स्कूल से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं। जैसे मैथ इसका ग्रेड 3, ग्रेड 4 में फॉल करता है। इंग्लिश इसकी जो है वो नॉवेल्स अभी रीड कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली कबूम किड इसने 6 उनके थे तो ही फिनिश्ड इन अ मंथ। तो उसमें ये था कि माशाल्लाह से वो कहते हैं कि अगर हम इसको ग्रेड 2-3 में भी रखते हैं ना तो बड़े बच्चे इसको बुली करेंगे, तो मेंटल हेल्थ जो है ना वो कंप्रोमाइज्ड रहेगी इसकी। तो इसलिए फिर ये है कि ये घर पे ही तो इसको फिर कब एडमिशन करवाएंगी स्कूल का, या ज़रूरत है ही नहीं इसकी,
नहीं, क्योंकि ये तो हर क्योंकि चीज़ में ऊपर लेवल पे है जो कि क्लास 5, 6, 7 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये होता है कि जो गिफ्टेड बच्चों को है वो दूसरी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेती हैं एज से 8 और 9 से। अच्छा, जब वो अकेले अपने कैंपस में जाना शुरू कर देते हैं, तो लेट्स सी कि ये कब जाना शुरू करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और ये आपने सिखाया कैसे? आपकी स्ट्रगल क्या थी? ये कैसे सोच में आया आपको कि आपने बच्चे को इतना डिफरेंट बनाना है बाकी बच्चों से और बच्चे को इतना इस तरह की नॉलेज देनी है और प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें दिखानी है और सिखाना है? अच्छा, इसमें ये था कि कोई इतना फिज़ा वो इरादा नहीं था कि क्योंकि ये थर्ड किड था और था भी बॉय, तो इतना इस पे नहीं था कि ये इसको कुछ खास सिखाना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड था। हिज IQ इज़ लाइक 196 माशाल्लाह से। आपको पता कैसे चला कि इसका IQ लेवल बहुत हाई है? क्योंकि ये दूसरे बच्चे मेरे जो थे उनसे बहुत डिफरेंट था। इसने बहुत जल्दी 3 बच्चे क्रॉल आपके? करना शुरू किया, 5 माह में पहला लफ्ज़ बोल दिया, तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। 5 माह में पहला क्या लफ्ज़ बोला? इसने अल्लाह बोला, पहला माशाल्लाह, लफ्ज़ था अल्लाह माशाल्लाह। बोला, और उसके बाद इसने चीता बोला, फिर इर्तज़ा बोला, मतलब इस टाइप ना इसने फिर शुरू कर दिया बोलना। अच्छा। और उसके बाद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने देखा कि ये मतलब बहुत और तरह से चल रहा है, तो मैं कोई प्रेशर डालना नहीं चाहती थी, तो हमने साइकोलॉजिस्ट से फिर बात की। उन्होंने इसका पहला जो IQ हुआ वो 22 माह में हुआ, तो उन्होंने इनफॉर्मल असेसमेंट की, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है 150 प्लस है, बट मैं कुछ ऐसा अभी कह नहीं सकती क्योंकि ये इनफॉर्मल असेसमेंट है। फिर इसका 3.5 में जाके हुआ तो उसमें 195, वो भी 3-4, और फिर अमेरिका से IQ ID के साथ ये इसकी मैथ affiliate कैसी हुआ। है? मैथ इसकी बहुत अच्छी, बोर्ड मैथ्स पे माशाल्लाह से। रियली? तो आपको किसने पढ़ाया? आपकी तरबियत किसने की एज ए पेरेंट, जिसको इतना कुछ पता था कि बच्चे को उसका अगर ऐसा कोई स्किल है, उसकी IQ लेवल इतना तेज़ है, तो उसको इस तरीके से इसकी तरबियत करनी है, इस तरीके से इसको परवान। हमारे वहाँ तो आम माओ को अगर बच्चा पता भी है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, कुछ हैं, तो बस वो लोगों के सामने शो मारती है हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, मगर उसके ऊपर काम नहीं करती हैं। आपने इसके ऊपर काम किया है, आपकी तारीफ़ तो बनती है। थैंक यू। सारी माएँ दर्जा रखती हैं, मगर आप मुझे लगता है इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़ा दर्जा रखती हैं जिसने ऐसा बच्चा परवान चढ़ाया। थैंक यू सो। अच्छा, इसमें मेरी जो पहली कोशिश होती है ना फिज़ा, देखिए इसने जो भी अगर एक गिफ्टेड बच्चा है ना, उसका मतलब है कि कंप्यूटर से ज़्यादा उसके अंदर, जैसे कंप्यूटर में एक रैम है ना, जितनी ज़्यादा रैम है, जितनी ज़्यादा मेमोरी कार्ड है, उतना आप उस पर बर्डन डाल सकते हैं। तो उसमें जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि इसको एक खुशहाल इंसान बनाना। मेरे लिए ये नहीं है कि ये कोई डिप्रेस साइंटिस्ट बने या डिप्रेस प्रोफेसर बने या डिप्रेस किसी भी उसमें जाए। मेरा ये है कि ये खुश हो और खुशहाल रहे। सारा दिन में इसका काम ये है कि ये डिगिंग करता है, या इसके बाद इसने कुछ ना कुछ मशीन बनानी टॉय है। कौन सा शौक से खेलता है? टॉय बच्चों के खिलौना? रोबोटिक्स इसको बहुत पसंद है। टॉयज़ में अगर आप कहें तो प्रिंसेसेस इसको बहुत पसंद है। Princesses? हर क्या? तरह की, मतलब सिंड्रेला है, और मुझे तो उनके नाम भी उस तरह से नहीं आते। मम्मी, विच प्रिंसेसेस डू यू हैव? Not telling. Not telling, it's secret. It's secret. Thank you so much, both of you. And Mohammed, best of luck. You're genius, yaar. You're Einstein. You're a scientist. मैं बहुत खुश हुई आपसे मिलके, बड़ा इम्प्रेस हुई। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने फिर आना है क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी मैं लोगों को दिखा भी नहीं सकी, और वो तो जो आपने अभी कुछ बताया भी है उससे भी इम्प्रेसिव है, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें आपने दोबारा आना है मेरे शो पे दिखाने के लिए। प्रॉमिस यू विल कम? कुछ कहना है बच्चों को? हैं? नहीं कहना? What do you want to say something? मैं कह दूं आपकी तरफ से, आपके बच्चों में अगर कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो ये देखें मोहम्मद आयत को, कैसे उनकी पेरेंटिंग में उनके जो मतलब माँ बाप को देख लें कि बच्चे को कैसे परवान चढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी इसी तरह कीजिए। अपना ख्याल रखें।